हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टॉलमेंट पे। हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जितनी भी क्लासेस थी वो पूरी कर ली हैं। सिर्फ इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वो आज हम फिनिश कर रहेंगे। इंस्टॉलमेंट ख़त्म होने के साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक भी दे रहा हूँ, जिससे आप जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, लगभग 200 के अराउंड होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। और हो सकता है आज वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि मौसम ख़राब है और इस वजह से हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले साधारण ब्याज में जो भी किस्त पर क्वेश्चन बनते हैं इंस्टॉलमेंट पर, वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है 1380 रुपये के कर्ज को 4 बराबर सालाना किस्तों में 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने के लिए सालाना किस्त देय होगी। पहले क्वेश्चन को समझ लो। सॉल्व करना बहुत आसान है, एक लॉजिक है, छोटा सा बताऊंगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पर पहले समझ लो कि क्या होता है, क्यों होता है, हम वो लॉजिक क्यों लगाते हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ा, एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है 1380 रुपये के कर्ज को। अब इससे हमें समझ में क्या आ रहा है कि 1380 रुपये किसी ने कर्ज ले रखा है, को 4 बराबर सालाना किस्तों में 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने के लिए। इस 1380 रुपये के कर्ज को 4 बराबर सालाना किस्तों में चुकाना है 10% साधारण ब्याज की दर से। तो एक किस्त कितने की देय होगी? तो ऐसा लग रहा है कि 1380 है, 4 बराबर सालाना किस्तों में चुकाना है, 4 से भाग दे दो, आंसर निकल आएगा। पर ऐसा है नहीं। समझो, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे है क्या, किसी व्यक्ति ने 1380 रुपये कर्ज नहीं लिया है, उसने कुछ कर्ज लिया होगा जो हमको नहीं पता है, समझिएगा। पर उसे 4 साल में 1380 रुपये चुकाने हैं, वापस करने हैं 4 साल में 1380 रुपये। ठीक है, उसने लिया होगा 1000 रुपये, 1200 रुपये या 1300 रुपये, लेकिन 4 साल तक अगर वो एक भी रुपये नहीं देता है, तो 4 साल के बाद 1380 रुपये दे दे और उसका ऊपर से कर्ज ख़त्म हो जाएगा। 10% जो रेट लग रहा है उसके हिसाब से वो दे देगा और चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। हमें समझना है कि वो प्रति वर्ष कितने कितने रुपए दे, जिससे वो 4 बराबर सालों में कुछ अमाउंट भी दे दे और उसको 1380 रुपये पूरे देने भी ना पड़े। होता क्या है, मान लो आप पहले कुछ अमाउंट दे दोगे, तो जो आपने अमाउंट दिया, अब उस पर तो ब्याज लगेगा नहीं, वो तो हटा दिया गया, बचे हुए अमाउंट पे ब्याज लगेगा, और इस तरह करते करते आपका राशि कम होता चला जाएगा। चलिए मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लो कोई व्यक्ति है, कुछ रुपए कर्ज लिया होगा, हमें नहीं पता है कितना, आगे बात करते हैं। 4 बराबर सालों में चुका रहा है, इसका मतलब है 4 बराबर सालाना किस्तों में चुकाने का मतलब, मैं मान लेता हूँ एक किस्त का वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है, अगर एक साल में 100 रुपये दे रहा है, इसका मतलब 4 साल में वो 100 100 100 और 100 करके चारों साल में वो 400 रुपये दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अभी बाद में आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। समझिए, पहले साल उसने दिया होगा 100 रुपये, दूसरे साल दिए होंगे 100 रुपये, तीसरे साल दिए होंगे 100 रुपये और चौथे साल दिए होंगे 100 रुपये। ठीक है, जितना उसने दे दिया, जैसे कि 100 रुपये जो था उसने दे दिया होगा, तो अब 100 रुपये उसका कम हो जाएगा। अब आपको दिख क्या रहा है, बेसिकली उसने दिया कितना है, यहाँ पे 400 रुपये दिया है, और उसका जो साधारण ब्याज की दर है वो कितनी है, वो है 10%। थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा, सुनते रहिएगा बस धीमे धीमे। जो पहले साल उसने 100 रुपये बैंक को दिया है या किसी व्यक्ति को दिया है जिससे उसने कर्ज लिया था, तो अब ये 100 रुपये उस बैंक वाले के पास अगले 3 साल तक जमा रहेगा, या 3 साल तक आप कह सकते हो कि दे दिया उसने। मान लो पहले साल आपने 100 रुपये दे दिया बैंक में, और 4 सालों तक का आपका पूरा अमाउंट है, 4 सालों तक की बात है, तो ये 100 रुपये तो बैंक के पास अगले 4 साल रहने वाला है ना, मतलब अगले 3 साल रहने वाला है। 10% साधारण ब्याज की दर है, तो आप कह सकते हो इस 100 रुपये पर आपको
अगले साल 10 रुपये मिलेंगे, उसके अगले साल 10 रुपये मिलेंगे और उसके अगले साल भी 10 रुपये मिलेंगे। इस 100 रुपये पे आपको 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, साधारण ब्याज है इसलिए सिर्फ 10 10 10 मिल रहा है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा होता है ना। ठीक है, इसके बाद दूसरे साल पे आते हो। पहले साल की तो ये बात हो गई, पहले साल आपने 100 रुपये दिए और 100 रुपये के साथ साथ ही आपको 10 10 10 रुपये वो अगले 3 साल तक देता रहेगा, क्योंकि ब्याज की दर कितनी है, 10% है। दूसरे साल भी जब आप 100 रुपये दोगे जाके, अब इस 100 रुपये का भी अगले 2 साल तक वो ब्याज देगा, और ब्याज देगा तो 10% की दर पर अगर देखोगे तो आप कहोगे कि तीसरे वर्ष देगा और चौथे वर्ष देगा। इस तरह से अगले 2 साल 10 और 10 का ब्याज फिर से मिल रहा होगा। फाइनली जब वो तीसरे वर्ष 100 रुपये जमा करेगा तो इस 100 रुपये पे फिर से उसको 10 का ब्याज मिल रहा होगा, और चौथे वर्ष जब आखिरी अमाउंट 100 रुपये देगा तो उसकी छुट्टी हो जाएगी, ख़त्म, सारा का सारा ब्याज आपने चुका दिया है। देखो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। आंसर निकालना बहुत आसान है, आप छोटा सा लॉजिक लगाओगे और आंसर आपके सामने होगा, पर मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो हो किस वजह से रही हैं। ये जो टोटल है, ये जो टोटल धनराशि आपके सामने है 100 + 100 + 100 + 10 10 10 10 10 मतलब टोटल 460 रुपये। अगर देखा जाए तो व्यक्ति 460 रुपये आखिरी दिन दे देता आके चौथे साल के अंत में, तब भी तो बात वही रहती। उसने 100 100 100 100 करके 4 साल दिए हैं, और जो पहले साल 100 रुपये दिया था उस पर 10 10 10 यानी कि 30 रुपये का ब्याज मिला है उसको। दूसरे साल जो 100 रुपये दिए थे उसमें अगले 2 साल पर उसको 20 रुपये का ब्याज मिला है, तीसरे साल पे 10 रुपये का ब्याज मिला है, और चौथे साल पे कोई ब्याज नहीं मिला है क्योंकि चौथे साल के अंत में उसने 100 रुपये दिए। अगर ये लगातार ना देता और आखिरी दिन चौथे साल के लास्ट दिन आके सिर्फ 460 रुपये दे देता, तब भी तो बात बराबर रहती। और हमसे वही कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि 1380 रुपये जो कर्ज है ये 4 वर्षों में चुकाना है, 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है 1380 रुपये। आप कैसे देते हो इससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन साधारण ब्याज कह रहा है 10% है और हमें देना है हर साल बराबर बराबर, तो हमने उसको निकाल लिया कि 100 100 करके दे रहा है। अब 460 रुपये जो यहाँ पे है, या यूनिट जो 460 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1380 को। 460 दिखा रहा है 1380, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 30 आ रहा है, 3 आ रहा है, ओके। एक यूनिट का वैल्यू होगा यहाँ पे 3, एक यूनिट का वैल्यू 3 होगा। अब आप कह सकते हो कि एक यूनिट का वैल्यू अगर 3 है तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 300। 100 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 300 को, और फाइनली आप कहोगे कि एक जो किस्त जा रही थी वो कितने की जा रही होगी, 300 रुपये की जा रही होगी। 300 300 300 300 करके 4 लगातार सालों तक वो किस्त देगा, जिसकी वजह से अंत 4 साल के अंत में जाकर वास्तविकता में देखा जाए तो वो 1200 रुपये ही जमा करेगा, लेकिन ब्याज लगता लगता 1380 रुपये पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जो वो 300 300 300 300 रुपये जमा करेगा उस पर भी उसको ब्याज मिलेगा 10% का, जिस वजह से वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। होप अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम इस पैटर्न का यूज़ क्यों करते हैं। एक फॉर्मूला भी है हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, पर वो फॉर्मूला बहुत बड़ा है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। साधारण ब्याज का जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हम इसी तरह जा रहे होंगे जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इस पर ही बेस्ड है, कोई चेंज नहीं है उसमें। देखिए और बताइए आंसर कितना हो सकता है। कर्ज है 6420 रुपये, 3 सालों की बात कर रहा है और 7% की दर है। साधारण ब्याज का मतलब तो भाई 100 100 100 शुरू हो जाओ। पहले साल 100 दिए होंगे, दूसरे साल 100 दिए होंगे और तीसरे साल भी 100 दिए होंगे। 7% का साधारण ब्याज है, मतलब 7 7 और 7। पहले साल 100 रुपये जब जमा करेगा तो उस पर 7 और 7 ब्याज मिलेगा। दूसरे साल जब 100 रुपये जमा कर रहा होगा तो उस पर भी उसको 7 रुपये ब्याज मिल रहा होगा। क्लियर है ये बात। तीसरे साल 100 रुपये जमा करके वो कर्ज मुक्त हो जाएगा। टोटल अमाउंट उसने कितना जमा कर दिया,
टोटल अमाउंट आप कहोगे तो 321 रुपये जमा किया है। 321 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6420 को। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20। एक यूनिट का वैल्यू 20 है तो 100 यूनिट का मान कितना, आंसर हो जाएगा आपके सामने 2000, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? कोई डाउट? मेरे ख्याल से अब नहीं होगा इसमें। इसी के साथ में तीसरा क्वेश्चन है जो आपको ही सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा। जल्दी से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फाइनल आंसर बताइए मुझे कितना आ रहा है इसका। 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए आई थिंक, ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपसे 900 रुपये के कर्ज को 5 बराबर सालाना किस्तों में 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने के लिए कितनी राशि देय होगी। तो अब समझ में आ चुका है कि हमें सिर्फ दो चीज़ों से मतलब है, साल और दर। कितना दे रखा है, साल दे रखे हैं 5, तो 100 100 100 100 और 100, 5 बार लिख लिया है 100 100 100। 10% की दर पर चुकाना है तो पहले साल दूसरे साल के नीचे 10, फिर 10 और 10 2 बार, फिर 10 10 10 3 बार, 10 10 10 और 10 करके 4 बार। अच्छा, ये सारा कुछ देख के ना ऐसा फील आने लगता है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। उसमें भी ऐसे ही होता था कुछ, पर याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज जाता था, यहाँ पर ब्याज पे ब्याज नहीं जा रहा है। यहाँ सिर्फ जो मूलधन ले रखा है उस पे ही ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर है ना? चलो देखते हैं टोटल अमाउंट कितना पे किया। तो 100 200 300 400 500, और 500 के बाद ये ऐड करोगे तो 600। टोटल 600 यूनिट पे किया है, जो कि है किसके बराबर, 900 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1.5 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 150। 150 रुपये करके अगर 5 सालों तक पे करेगा तो 750 पे कर देगा, और एक्स्ट्रा जो होगा वो 150 रुपये उसको अतिरिक्त मिल रहा होगा, जिसकी वजह से उसका आंसर फाइनल आ जाएगा। क्लियर है अब ये क्वेश्चन? थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति किसी साइकिल को 1500 रुपये नगद देकर खरीद सकता है, परंतु उसी साइकिल को खरीदने के लिए वह 350 रुपये नगद देता है, ठीक है, और बची हुई राशि को 400 रुपये की 3 बराबर सालाना किस्तों में देने को कहता है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। चलो समझते हैं। कह रहा है कि कोई साइकिल है जिसको 1500 रुपये दे दो और खरीद ले जाओ, लेकिन 1500 रुपये नहीं है आपके पास। तो आपने क्या किया, 350 रुपये दे दिए और ले गए, और कहा कि जो बचा हुआ जो अमाउंट है उसको अगले 3 सालों में दे दिया जाएगा। 3 साल का मतलब यहाँ पे दोगे आप फर्स्ट ईयर, फिर दोगे सेकेंड ईयर में, और फिर दोगे थर्ड ईयर में, ठीक है। अगले 3 सालों में बचा हुआ अमाउंट दे दोगे, और कितना कितना दे रहे हो, तो पहले साल दोगे 400 रुपये, दूसरे साल भी दोगे 400 रुपये, और तीसरे साल भी दोगे 400 रुपये। इस तरह आपने बचे हुए अमाउंट को अगले 3 साल में दे दिया। अब समझो, 1500 की साइकिल और 350 रुपये में आपने जमा करके ले ली, तो बचा कितना अमाउंट देने को, तो कहोगे 1150 रुपये बचा। अगर 1150 रुपये आप तुरंत उसी टाइम दे दो तो कोई भी ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने क्या किया कि 1150 रुपये जब साइकिल खरीदी उस टाइम तो दिया नहीं, ये पूरा 1 साल निकल गया। 1 साल तक आपने एक भी रुपये नहीं दिया 1150 में से, मतलब 1150 में 1 साल तक कुछ रेट परसेंट के हिसाब से ब्याज चला होगा। मतलब पहले साल जो ब्याज चल रहा होगा वो चल रहा होगा 1150 रुपये पर, क्योंकि 1150 रुपये बकाया थे। फिर अगले साल क्या किया, दूसरे साल आपने 400 रुपये दे दिए उसको। 400 रुपये दिए तो अब जो ब्याज
चलेगा वो 1150 माइनस 400 करोगे तो आएगा 750। मतलब अब दूसरे साल 400 रुपये देने के बाद 750 रुपये बकाया रहे, तो अब कहोगे कि 750 रुपये पर दूसरे साल ब्याज चल रहा होगा, ठीक है। एक साल के लिए रेट परसेंट के हिसाब से 750 रुपये ब्याज चल रहा होगा। अब तीसरे साल जैसे ही आप आए तो आपने फिर से 400 रुपये दे दिए। 400 रुपये जब आपने दिए यहाँ पे, तो 750 में से 400 कम करोगे तो बचेगा कितना, 350 रुपये। अब तीसरे साल 350 रुपये में ब्याज चलना शुरू हो गया R% के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय 1। और जैसे ही तीसरा साल खत्म हुआ, चौथा साल लगा ही था कि आपने 400 रुपये दे के अपना कर्ज माफ़ करा लिया, पूरा का पूरा कर्ज खत्म हो गया। तो समझो यहाँ पे 3 सालों तक ब्याज चला, पहले साल पर, दूसरे साल पर और तीसरे साल पर। होप ये बात क्लियर होगी। और इन 3 सालों की वजह से आपने कितना रुपए एक्स्ट्रा दिया है, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ा आपको। तो आप समझो ये बात कि भाई 1150 रुपये हमें देने थे, लेकिन हमने 400 400 400 करके दिए 3 बार में, मतलब 1200 रुपये चुका दिए। तो एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, एक्स्ट्रा देना पड़ा हमें 50 रुपये। मतलब 3 सालों का जो ब्याज है वो कितने के बराबर है, 50 रुपये के बराबर है। क्लियर है ये बात। इन 3 सालों में जो एक्स्ट्रा रुपए दिए गए हैं वो दिए गए हैं 50 रुपये। आप कह सकते हो इन सब का ब्याज बराबर है 50 रुपये के। पहले साल पे ब्याज कुछ आया होगा, दूसरे साल पर कुछ आया होगा और तीसरे साल पर कुछ आया होगा। तीनों का ब्याज ऐड करोगे तो आ जाएगा 50 के बराबर। सॉल्व करोगे, रेट परसेंट का वैल्यू निकाल लोगे, आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं निकालता हूँ, लेकिन पहले उससे पहले ये बात समझ लो कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। सबसे पहले 1500 रुपये देने थे, 350 रुपये दिए, 1150 बच गया। 1150 पे पहले साल पूरा ब्याज चलेगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरे ब्याज पे, पूरे के पूरे रुपए पे पैसे देने पड़ेंगे, ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा मनी दिया नहीं है। दूसरे साल जब आप 400 रुपये दोगे, तब जो बच जाएगा उस पर ब्याज चलेगा। फिर 400 दोगे, जो बचेगा उस पर ब्याज चलेगा, और फिर आखिरी में 400 दे के सब खत्म कर लोगे। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ और दोबारा से ठीक तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, अभी जो मैंने कराया आपको समझाने के लिए बताया कि ये चीज़ें होती हैं। अब हम करते हैं कैसे करना है, हमें अटेम्प्ट किस तरह करना है। 1500 रुपये थे, 350 रुपये दे दिए, तो बचे कितने, 1150 रुपये। ये बात है। 400 400 400 की 3 किस्तें दी लगातार, तो टोटल अमाउंट कितना दे दिया, 1200। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये दिखा रहा है हमें 50 रुपये को, कि 50 रुपये हमने ज़्यादा दे दिए हैं। 3 सालों में 50 रुपये ज़्यादा दिए हैं आपने। अब जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था कि भाई देना था कितना, 1150 पहले साल पर, 400 रुपये दे दिए दूसरे साल, तो बचा 750, पूरा दूसरे साल ब्याज चलेगा। फिर 400 रुपये दे दिए तो बचा कितना, 350, और फिर पूरा इस पर ब्याज चलेगा, 400 रुपये दे के ख़त्म हो जाएगा। तो ब्याज जो चल रहा है वो बेसिकली इन पे चल रहा है, पहले साल इस पे, दूसरे साल इस पे, तीसरे साल इस पे। ऐड करो जरा, 0 0 0, 5 दिया 15, कैरी 1, 7 3 10, 2 12 और 2250। मतलब इनके कहने का मतलब है कि 2250 पर एक साल का रेट परसेंट के हिसाब से अगर ब्याज निकालो तो 50 रुपये आना चाहिए, ये कहने का मतलब है। समझो फिर से, ये जो 50 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है ये आ रहा है यहाँ से। 3 सालों में आपने एक्स्ट्रा कितना दिया, तो हमने कहा 50 रुपये। लेकिन आप कहोगे यहाँ तो 1 साल ही रखा गया है। 1 साल इसलिए रखा गया है क्योंकि दर प्रतिशत बराबर है और हमने मूलधन तीनों जोड़ दिए हैं। आप अगर इसको लंबे तरीके से करना चाहते हो तो तीनों मूलधन अलग अलग करके एक एक साल का अलग अलग निकाल के जोड़ के 50 के बराबर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो और टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ सीधे आप रेट परसेंट निकाल सकते हो, 5000 बटे 2250, 25 से कैंसिल करेंगे तो जा रहा है 20 बार और नीचे जाएगा 9 बार। कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2 सही 2/9%, और ये हो जाएगा आपका
फाइनल आंसर। आंसर होगा इसका 2 सही 2/9%। सालाना आंसर होगा 2 सही 2/9%। होप अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। किस तरह से जाना था? 1500 रुपये था, 350 रुपये दे दिया, 1150 बचा, 400 करके सॉल्व किया और उसके बाद अपना आंसर आ गया। समझो यहाँ पे दो बातें हैं समझने के लिए। अभी क्या किया हमने, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, ये साल के हिसाब से किया है, मतलब सालाना, साल भर में देना था, तो ये जो प्रतिशत निकल के आया है ये सालाना निकल के आया है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मासिक जाते हैं, प्रति महीने के हिसाब से देते हैं, है ना। जो हम आगे बताएंगे आपको, जैसे कि मोबाइल या साइकिल परचेज करते हो तो हम साल में ब्याज नहीं देते, हम कैसे देते हैं उसको, पर मंथ के हिसाब से देते हैं, तो ब्याज कुछ अलग निकल के आता है। अगला क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। अभी हमने सालाना के हिसाब से किया है, तो आंसर है 2 सही 2/9%। बहुत सारे, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको कई बार महीने के हिसाब से लगा रखा है ना ध्यान देते हुए, तो उनका आंसर गलत आ रहा है, 26 सही कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे आंसर है 2 सही 2/9%, जो कि पूरी तरह से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि महीने के हिसाब से है और उसको करेक्ट करते हैं फिर। चलिए देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने किसी पेन को 60 रुपये नगद देकर खरीद सकता है, क्लियर है। 60 रुपये नगद देगा और पेन खरीद ले जाएगा, लेकिन कह रहा है परंतु वह उसी पेन को 20 रुपये नगद देता है और बची हुई धनराशि 8 रुपये प्रति महीने की दर से अगले 6 महीनों में किस्त देता रहता है और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमें क्वेश्चन जाना कैसे है कि भाई 60 रुपये दे दो तो तुरंत ले जाओ, लेकिन वो दे कितना रहा है, 20 रुपये, मतलब उसको देना कितना बचा, 40 रुपये। अब वो 40 रुपये अभी नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो कितने कितने एक्स्ट्रा दे रहा है, 8 करके दे रहा है। कितने महीने तक, 6 महीने तक, मतलब देगा कितना, 48। एक्स्ट्रा कितना दिया, तो 8 रुपये। ये बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। 60 रुपये का था, 20 रुपये दिए, 40 रुपये देने थे। 40 रुपये की जगह उसने 8 करके 6 महीने तक 48 रुपये दे दिए, मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया, तो आप कहोगे 8 रुपये एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले महीने 40 रुपये देना था, या पहले महीने की जो किस्त चलेगी वो 40 के हिसाब से चलेगी, फिर 8 रुपये देगा तो अगले महीने किस्त 32 के हिसाब से चलेगी, फिर 8 रुपये देगा तो अगले महीने किस्त 24 के, फिर 8 रुपये देगा तो किस्त 16 से जाएगी, फिर 8 रुपये देगा तो किस्त 8 से जाएगी, और फिर 8 रुपये दे के किस्त 0 से जाएगी और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखो, पहले महीने उसने 40 के हिसाब से जाएगा, फिर जाएगा 32, फिर 24, फिर 16, फिर 8, और अंत में 0 देने थे तब भी वो 8 रुपये देगा और पूरी तरह से किस्त ख़त्म कर लेगा। तो अब आपको समझ में आया कि ये 40 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 8, ये टोटल हो कितना रहा है, देखो ज़रा। ये हो जाएगा टोटल 48, 48, 96, 24, 120। 120 रुपये का रेट परसेंट बताओ, 1 साल का, और कितने का एक्स्ट्रा है, 8। सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 8 रुपये प्रति महीने की दर पर 6 बराबर किस्तों में जाता है। अगर ये होता ना 8 रुपये प्रति साल की दर पर 6 बराबर किस्तों में देता है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है कि 120 रुपये पर रेट परसेंट मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 8, बता दो आंसर कितना, तुरंत आंसर आया था। पर ये प्रति महीना कर दिया गया है। प्रति महीने से हमें समझना है कि अब ये जो 8 8 8 8 दिया जा रहा है, ये एक एक साल पर नहीं दिया जा रहा है, ये प्रति महीने दिया जा रहा है, हर एक महीने पे दिया जा रहा है। तो साल को अगर एक महीने में चेंज करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, 1/12। समय जो है वो यहाँ पे एक पूरा साल नहीं है, उसका एक महीना है, यानी कि 1/12 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 12 से 12 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, और रेट परसेंट यहाँ निकल के आएगा 80%, और ये है आपका करेक्ट आंसर। 80% जो रेट परसेंट निकल के आया उसके हिसाब से आप जा रहे होगे, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। 80% सालाना के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो रेट परसेंट पूछा जाएगा वो हमेशा सालाना के हिसाब से पूछा जाएगा, कभी भी प्रति महीने के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल याद रखिए इस बात को। समझिए पुराने क्वेश्चन और इसमें अंतर क्या था। अगर ये पुराना वाला क्वेश्चन प्रति महीने पर होता तो यहाँ पे डिवाइड बाय 12 आ जाता एक्स्ट्रा,
ये जो है ना डिवाइड बाय 12 आ जाता है यहाँ पे, अगर ये प्रति महीने पे होता, और फिर उसके बाद सॉल्व कर लेते, सेम आंसर होता, जो भी आंसर आता वो आपका होता। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है पर महीने के हिसाब से, तो हमने डिवाइड बाय 12 करके अपना आंसर निकाल लिया है। चेंज करते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे ही। देखो, एक व्यक्ति किसी पेन को 10 रुपये नगद देकर खरीद सकता है, ठीक है, पर वो करता क्या है, उसी पेन को खरीदने के लिए उसने किया क्या कि वह 1 रुपये प्रति महीने की दर पर 11 महीनों तक चुकाता है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो, अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें क्या कर रहा था कि 10 रुपये का था तो कुछ दे रहा था अमाउंट, पर इस क्वेश्चन में वो कोई भी अमाउंट नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि टोटल हम अगले महीने से ही चुकाना शुरू करेंगे, अभी हमारे पास कुछ नहीं है इनिशियल लेवल पर देने के लिए। तो पूरा ब्याज जो स्टार्ट होगा वो 10 से ही स्टार्ट होगा। पहले महीने 10 रुपये पे ब्याज लगेगा, दूसरे महीने 1 रुपये चुका देगा तो 9 पे लगेगा, फिर 8 पर लगेगा, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और इसी तरह अगला ब्याज जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 जो होगा वो नेक्स्ट होगा, और पूरे 11 महीने इस तरह आपके कंप्लीट हो रहे होंगे। तो आपको समझना है कि 10 की जगह आपने 1 रुपये ज़्यादा दिया है, 10 रुपये देना था, लेकिन आपने 11 महीनों में 11 रुपये दिए, एक एक करके दिया है, तो 1 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा बन रहा है 1, लेकिन रेट परसेंट प्रति महीने पे जा रहा है तो 1/12, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा इन सबका सम, इन सबका ऐड, 10 + 9 + 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, पूरा सबका ऐड करके यहाँ पे प्रिंसिपल बना रहा होगा। तो 10 और 1 11, 11, 11, 11 कितने पेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेयर, 11 के 5 पेयर बन रहे हैं, यानी कि 55। 55 रुपये पर रेट परसेंट क्या होगा 1/12 साल का, जब जाके 1 रुपये आपको मिल रहा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। रेट परसेंट का वैल्यू आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय 55, 5 से कैंसिल करते हैं, बेस पर 11 और ऊपर है 240, 11 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार जाएगा 22, बचेगा कितना यहाँ पे, 2 बच रहा है, ऊपर आ जाएगा 20, तो फिर से 1 बार जाएगा और 8/11, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे दिखा रहा होगा 21 से ही 8/11% साधारण ब्याज बन रहा होगा। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये होगा आपका फाइनल आंसर। 11 से डिवाइड करोगे, पहले आपने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो 240, और नीचे 11, 11 से भाग दोगे 2 बार 22 जाएगा, 2 बच रहा है, 1 बार जाएगा, ओके 9/11, 1 बार जाएगा तो ऊपर 9 बच रहा होगा। 21 से ही 9/11% आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। होप अब इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे। हमें देखना क्या होता है कि हम हर महीने कितना कितना अमाउंट दे रहे हैं और उसको ऐड करके प्रिंसिपल बनाते हैं। रेट परसेंट टाइम इक्वल टू जो भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हुआ है उसको रख के आप अपना आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज बेस्ड है, मतलब कोई भी लॉजिक या कुछ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बस पढ़ते जाओ और अपने हिसाब से लॉजिक लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर बैंक से लोन लेता है। 3 साल के बाद वह 3,000 रुपये बैंक को दे देता है, ठीक है। तो कह रहा है 7,000 रुपये उसने बैंक से ब्याज लिया, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, और ये ब्याज जो है 3 साल तक चला। 3 साल में कुछ अपना इंटरेस्ट इसने जनरेट किया होगा, और उसके बाद क्या किया इसने कि 3,000 रुपये बैंक को लौटा दिए। अगर 3,000 ये बैंक को लौटा देगा तो अब 7,000 में से 3,000 चला गया तो बचा कितना, तो आप कहोगे 4,000 रुपये बचा। 4,000 पर रेट परसेंट, और आगे क्या कह रहा है, तथा वह 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर बैंक से कर्ज मुक्त हो जाता है। ओके, समझो यहाँ पे सबसे पहले उसने 3,000 रुपये दिए और फिर दिया है 5,450, तो एक्स्ट्रा कितना दिया है उसने,
7,000 से माइनस कर दोगे अगर आप 8,450 को, तो आ जाएगा 1,450 रुपये। आप देख रहे हो उसने 5 सालों में जो अतिरिक्त धनराशि दी है वो दी है 1,450 रुपये। और ये 1,450 रुपये आई कहाँ से है? तो ये बात समझने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा कि 7,000 रुपये जो हैं वो 3 साल तक ब्याज पे रहे, फिर 3,000 देने के बाद बचे हुए जो 4,000 थे वो 2 सालों तक ब्याज पे रहे, और इन दोनों का ब्याज निकल के जो आ रहा है वो आ रहा है 1,450 रुपये। आप चाहो तो इसको सॉल्व करो और इसके बाद आपका आंसर निकाला जा सकता है। देख लेते हैं। 2 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 210R प्लस ये हो जाएगा 80R इक्वल टू 1450, 1450। ऐड करो जरा इनको, 09 290R इक्वल्स टू 1450 कैंसिल होगा, आई थिंक 5 बार कैंसिल होगा, और रेट परसेंट का वैल्यू आ जाएगा टोटल 5%, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड जाना था और ये बात समझनी थी कि पहले 3 सालों के लिए सिर्फ 7,000 रुपये दिए गए हैं और अगले 2 सालों के लिए फिर 4,000 रुपये दिए गए हैं। तो 2 सालों के लिए 4,000 रुपये क्यों दिए गए हैं? क्योंकि 3,000 उसने वापस कर दिए थे, तो बचे हुए 4,000 ब्याज चल रहा होगा, तो 4,000 पे चल रहा होगा, ना कि 7,000 पर, और टोटल इंटरेस्ट उसने दिया ही है 1,450 रुपये। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में 2 तरह के क्वेश्चन जनरेट होंगे। पहला जिसमें आपसे किस्त पूछी जाएगी कि एक किस्त कितने की दे रही है, अगर इतना अमाउंट उसको इतने साल इतने रेट पर चुकाना है, और दूसरा रेट परसेंट पूछा जाएगा, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। मैं इसको डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमें सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइम और रेट। टाइम है हमारे पास 3 साल और रेट दे रखा है 20%। समझते रहिएगा एक एक करके, मैं धीमे धीमे क्लियर करता हुआ चलूँगा। 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं हम 1/5। पहले साल की बात करें तो देना होगा अगर 5, तो हम 1 रुपये बढ़ाकर देंगे कितना? 6। पहले साल की बात करें तो देना होगा 5, हम 1 रुपये बढ़ाकर देंगे 6। अगर 2 साल के इंटरेस्ट की बात करें तो 2 साल में स्क्वायर करना पड़ता है। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 25 रुपये जमा करने होंगे, लेकिन हम जमा कितना करेंगे? 36। इसी के साथ में जब तीसरे साल की बात करें तो 125 की जगह हम दे रहे होंगे 216 रुपये, 6 का क्यूब। पहले साल पे दोनों की पावर 1 की वैल्यू लेंगे, 5 से 6 हो रहा है। दूसरे साल पर दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 25 से 36 हो रहा है, और तीसरे साल पर दोनों का क्यूब कर देंगे, 125 से 216 हो रहा है। समझो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल को किसी मूल्य पर खरीदता है और उसके मूल्य को 10,800 रुपये की 3 बराबर सालाना किस्तों में चुकाता है। 10,800 रुपये की 3 बराबर सालाना किस्तों में चुकाता है। एक बात बिल्कुल समझ लीजिए आप, जब भी किस्त इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा आपके सामने, तो याद रखिए कि वहाँ पर किस्त जो होगी, इंस्टॉलमेंट जो होगी, वो हमेशा बराबर होगी। यहाँ पर क्या है, ये आगे वाली वैल्यू आपको कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, और पीछे वाला वैल्यू दिखा रहा है इंस्टॉलमेंट को। ये वैल्यू दिखा रहा है इंस्टॉलमेंट को। और अभी हमें समझ में आ रहा है कि अभी इसका इंस्टॉलमेंट पहले साल 6, दूसरे साल 36 और तीसरे साल 216 है, जो कि तीनों अलग अलग है। अगर हमें इंस्टॉलमेंट बराबर करना है तो हम इसमें 6 से और ऊपर 36 से गुणा करेंगे, तब जाके हमारा 216, 216 और 216 इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाएगा। पर रेशियो बराबर रखने के लिए आप 36 से और 6 से गुणा इस तरफ भी करोगे। ओरिजिनल प्राइस अगर इनका लिखें हम, इस तरफ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, तो आप कहोगे पहले साल 180 रुपये चुकाने थे, पर चुकाए कितना है? 216। दूसरे साल 150 रुपये देने थे,
पर दिया कितना है 216, और इसी तरह तीसरे साल 125 रुपये देने थे पर दिया कितना है अगेन 216। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ ट्रिक बेस्ड है और ऐसे जाके आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हो। अगर मैं इसको बेसिक से बताने बैठूंगा या फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ये 15-20 मिनट ले जाएगा सिर्फ आपको समझाने में कि चीज़ें चल क्यों रही हैं, ऐसे ही क्यों चल रही हैं, है ना। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अगर कोई समझ सके तो समझिएगा। देखो होता क्या है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर सबसे नीचे है। आप अगर देखो 125 जो है, 125 और 216, 125 से 216 जाने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब रेट परसेंटेज क्या लग रहा है, तीनों का रेट परसेंटेज अलग अलग निकालना। यहाँ पे रेट परसेंट देखना कितना आ रहा है, यहाँ पर रेट परसेंट देखना और यहाँ पर रेट परसेंट देखना, तो ये तीनों रेट परसेंट अलग अलग आ रहे होंगे। आपको पता चलेगा प्रत्येक साल अलग अलग रेट परसेंट के हिसाब से जा रहा है। जब आप कोई चीज़ ईएमआई पर लेते हो, समझिएगा, मान लीजिए मैंने कोई कार खरीदी ईएमआई पर, ठीक है, उसका किस्त जो जा रहा है वो 20,000 रुपये जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले महीने अगर किस्त 20,000 रुपये जा रहा होगा, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, पहले महीने अगर किस्त 20,000 रुपये जा रहा होगा तो उसमें से हो सकता है 5,000 रुपये मूलधन जा रहा हो और 15,000 रुपये ब्याज जा रहा हो। सेम एज दूसरे महीने ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, हो सकता है दूसरे महीने 6,000 रुपये मूलधन हो और ब्याज जो हो वो 14,000 हो। और इस तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्याज कम होता जाता है और मूलधन बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको आप डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिए बस, कि इस तरह ही करना है अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आए तो। हमें बेसिक में नहीं जाना है, क्योंकि बेसिक में जाएंगे तो फंसेंगे फिर हम, और हमें चाहिए क्या कि आंसर निकले, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये कभी फंसेगा, आपका आंसर हमेशा करेक्ट निकाल के देगा। तो मैं बस इसलिए करेक्ट करना चाहता था कि हो सकता है कुछ लोगों के मन में डाउट हो जाए कि मैं बोल रहा हूँ पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, तो ये हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा ब्याज जा रहा होगा, फिर सेकेंड ईयर ये होगा और थर्ड ईयर सबसे ऊपर वाला यानी कि सबसे कम ब्याज का होगा। कोई अगर बेसिक से करना चाहे तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है होगा कि ऐसा चल क्यों रहा है, ऐसा वाकई में क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, है ना। लेकिन अभी हम डायरेक्ट उसका आंसर पे ही फोकस करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि हमने इंस्टॉलमेंट बराबर कर लिया है। इंस्टॉलमेंट बराबर करने के बाद यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस कुछ वैल्यू मिल गए हैं, और ये सारी जो वैल्यू हैं ये सारे के सारे हैं इंस्टॉलमेंट, लगातार 3 साल तक देने वाले। 3 साल में 216 216 216 रुपये दिए गए हैं, ठीक है। ऐड करते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ रहा है 5, 15 और 455। सुनिए ध्यान से समझिएगा, 455 रुपये क्रय मूल्य होगा, लेकिन उसने चुकाए कितने हैं, तो उसने चुकाए होंगे 648 रुपये यहाँ पे, ठीक है। 455 रुपये उसको कैश कॉस्ट प्राइस होगा, तो उसने जो इंस्टॉलमेंट देने के बाद पूरा चुकाया वो 648 चुकाया होगा, और इंस्टॉलमेंट कितने की है तो 216 रुपये की। वो कभी नहीं पूछेगा आपसे कि उसने टोटल कितना चुकाया, हमेशा बात होगी इंस्टॉलमेंट और कॉस्ट प्राइस के बारे में, या तो इंस्टॉलमेंट के बारे में बात करेगा या तो कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करेगा। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको गिवन होगा और दूसरा वैल्यू आपसे पूछा जा रहा होगा। जैसे कि अभी इंस्टॉलमेंट गिवन है 10,800 रुपये, तो एक यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो 10,800 रुपये से, यहाँ पे हो जाएगा 16 पंचे 80, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 50 रुपये। एक यूनिट का वैल्यू है 50 रुपये, तो आपसे पूछ रहे हैं क्रय मूल्य बता दो मोटर बाइक का कितना होगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 455 गुणे 50, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। इसी क्वेश्चन में वो चेंज कर सकता था और हो सकता है दे देता कि कॉस्ट प्राइस इतना है और आप बता दो कि एक इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस से हम एक यूनिट का वैल्यू निकालते और उसके बाद फाइनल इंस्टॉलमेंट पे आप अपना आंसर बता देते कि इंस्टॉलमेंट कितना हो सकता है। आई होप अभी ये पूरी तरह से क्लियर होगा आपको।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सेम इसी तरह पर बेस्ड है, पूरा पूरा यही है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। चलिए सॉल्व करते हैं इस पर। फिर से हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। 3 सालों की बात कर रहा है 25% के साथ में। देखो ज़रा, 25% का मतलब 4 से वैल्यू 5 हो रहा होगा पहले साल, दूसरे साल 16 से 25 हो रहा होगा, और तीसरे साल 64 से 125 हो रहा होगा। हमेशा याद रखिए इंस्टॉलमेंट जो है वो बराबर होती है, तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 25। इस तरफ भी मल्टीप्लाई बाय 25 और मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे होंगे। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और यहाँ पे निकलेगा आपका टोटल इंस्टॉलमेंट। चलिए कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ये होगा 100 से 125 हो रहा है, 80 से 125 हो रहा है, और लास्ट में 64 से 125 हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर आप चेक करोगे तो आ जाएगा 244, और इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है 125, 125 और 125, यानी कि 375। 244 देने थे लेकिन उसने दिए कितने 3 साल में, 375। अब आप समझिए कि आपको हमेशा या तो एक इंस्टॉलमेंट पता होगी या तो फिर कॉस्ट प्राइस पता होगा। तो इंस्टॉलमेंट कितना है यहाँ पे 125 और कॉस्ट प्राइस कितना है 244। 244 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24,400 को। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 100, एक यूनिट का वैल्यू 100 है, तो आपसे पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो हो जाएगा 12,500। आई थिंक अभी क्लियर होगा। हमने आज दोनों तरह के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। इसके साथ में आपको सीट मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, सीट वहाँ पे मिलेगी आपको। सारे क्वेश्चन चेक करो और सॉल्व करो, और जिसमें भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर पुट करो, मैं कमेंट देख के आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।